हमारे सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे सभी भाइयों को राम राम और हाथ जोड़ के नमस्ते। साथियों, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहना चाहूँ क्योंकि बाकी जो प्रवक्ता हैं उनको भी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और पंचायत को एक निर्णय पे पहुंचाना चाहिए हमें, सिर्फ बातें नहीं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जो आशीष के साथ हुआ, पूरे के पूरे तंत्र के अंदर इस समय पे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक प्रकार से हर एक आम आदमी और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। आशीष को अधनंग अवस्था में जिस तरीके से उठा लिया गया, उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया, उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया और उसने कहा कि मुझे कपड़े तक तो पहन लेने दो, उस बात तक को गौर नहीं किया गया। इन बातों को देख के लगता है कि इस देश में वाकई में कोई सिस्टम है ही नहीं, शायद यहां पे कोई गुंडा तंत्र चल रहा है। क्योंकि शायद कुछ गुंडों के पास बंदूकें हैं और कुछ के पास पूरा तंत्र है, पैसा है, वो अपनी बदमाशी चला रहे हैं। कानून व्यवस्था कहीं पे है नहीं। जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, जिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, अरेस्ट वारंट का इस्तेमाल करना चाहिए, उस प्रोसेस को जो है इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। और आशीष को जिस तरीके से उठा के ले गए, ये तो मतलब पूरी डेमोक्रेसी को कुचल दिया है। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती। आशीष के साथ जो हुआ, हमारे भाई सिंघम के साथ, जिनका काम मैं एक लंबे समय से देख रहा हूं, जो आपके समाज के कल्याण में लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार आम जनता की आवाज को उठा रहे हैं और उसी की सजा उनको मिली। मौका या कोई माध्यम, कोई एक पुलिस वाला या कोई एक तंत्र में एक व्यक्ति बन गया होगा। लेकिन आगे क्या होता है कि जो लोग उसके समर्थन में खड़े हुए, 200-300 लोग, और उनमें से जो 20-30 लोग आगे बोलने वाले थे, इस तंत्र ने उनको भी नहीं बख्शा। भाई ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, एक बार देखा है किसान आंदोलन में, वहां यही होता था। जब भी कोई बोलता था प्रशासन के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, कोई आवाज बुलंद होती थी, उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाते थे। मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई प्रॉपर पर्चे दर्ज नहीं होते और रातों रात एफआईआर जो है दर्ज हो जाती है। यही उन साथियों के साथ हुआ जो समाज सेवी थे और यही हमारे पत्रकार साथियों के साथ हुआ। देखिए, वो पत्रकार जो इस व्यवस्था के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, जिनको रिपोर्टिंग का अधिकार है, जो आपको रात दिन सच दिखाते हैं, जिनके माध्यम से किसान आंदोलन के दौरान भी जिस बातों को कुचला जा रहा था, उन बातों को उन भाइयों ने पहुंचाया, उन भाइयों और बहनों ने। आज उन फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे चलने वाले जो हमारे पत्रकार भाई बहन हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी पे अटैक है। कब तक हम लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? कब तक इस चीज को देखते रहेंगे? इन लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज होते रहेंगे और हम लोग जो है तारीखों पे तारीखें भुगतते रहेंगे। मैं लीगल प्रोफेशन से आता हूं और मैं जानता हूं कि एक आम आदमी को कितनी तकलीफ होती है जब उसको बार बार कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये हश्र हमारे पत्रकार साथियों के साथ ना हो। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि इस पंचायत का एक ऐसा ठोस फैसला लिया जाए जिससे पूरे प्रशासन को पता लगे कि अभी समाज जिंदा है और इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के खिलाफ या हमारे पत्रकार भाइयों के खिलाफ या समाज सेवी जो कि सच की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार के झूठे केस दर्ज ना किए जाए। क्योंकि सरासर झूठा केस था ये जो उन भाइयों पे दर्ज किया गया, क्योंकि हाईवे जाम हुआ ही नहीं था।
और जैसा कि उस ईएसआई ने अपने बयान में लिखवाया कि स्कूल की वैन रुक गई और साथ में जो एम्बुलेंस है वो रुक गई, ऐसा मुझे किसी वीडियो से प्रतीत नहीं हुआ। और नेशनल हाईवे 44 को जाम करने की जो बात आती है, मेरी जानकारी के अनुसार जितनी इन्वेस्टिगेशन मैंने की है, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि नेशनल हाईवे जाम हुआ हो। तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा के एक प्रकार से दबाव डाल के आम जनता के ऊपर उनकी आवाज को दबाने का जो काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और हमारी न्याय प्रणाली का गलत प्रयोग जो किया जा रहा है, इसका मैं जो है खंडन करता हूं। ये गलत है बिल्कुल। और मैं आप सभी पंचायत के मेंबर्स हैं, इस समय पंचायत में मौजूद हैं, और मांडी गांव के जो लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक कड़ा फैसला लें और हम आपके साथ हैं। रात दिन जो भी जरूरत पड़ेगी आपको हमारी, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको फैसला लेना होगा और जैसा भी आपका आदेश होगा वो हमारी सर आंखों पर है। नमस्ते, जय जवान जय और तो उसके बाद पता लगा भाई ये सिंगम है। उसके बाद 3 घंटे तक वहां चला, 5 आदमी हुए, 10 हुए, 15 हुए, पर आदमी नहीं आए। आदमी 15-20 थे। जब मैं कोई बोलो मुर्दाबाद, 4-5 बोल रहा, 10-15 लोग बचे हैं। क्योंकि हमारे देश में 80% आदमी धार्मिक प्रवृत्ति के हो चुके हैं। ये हमारी नस्ल है ना, ये इस देश को बचाने के लिए लगी हुई है। 750 तो नौजवान किसान शहीद कर दिए। जो ये पगड़ीधारी है ना इस देश में, जो वास्तविक आदमी है, जो माँ बाप न भगवान समझे, घर न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा समझे, धर्म न कर्म समझे, वो इस देश न बचाने लाग रहे हैं। और देश मुश्किल में पड़ा हुआ है। 80% आदमी इस सरकार का जो राजा है ना, उसके साथ सभी लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? उसने धर्मवाद और जातिवाद में घोर दिया है। गांव में बालक पैदा हुए ना, बस खत्म करने लग गया। तो उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो मैंने बताई संगम की बात भी लोग क्या चाहता है। दूसरी बात मांडी वाले भाई, सीधी सी बात, वो भाई आएगा यहाँ आएगा, पर मुझे नहीं लगता इस सरकार में वो नौकरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो यहाँ का संगठन है, यहाँ की मजबूती है कि किस तरह से क्या कर पाएगा। तीसरी बात, हम लोग उसके साथ हैं। मोबाइल हमारा हथियार है, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए उसकी आवाज उठा रहे हैं। उसने पूरा हिंदुस्तान में नाम चमकाया है, गाँव का चमकाया है। पर आज मैं एक बात जरूर कहूँगा, जब वो बाहर आएगा मैं तो उसका दूंगा जिंदगी में मिठास मुंह से निकालना शुरू कर दे, कामयाब हो जाएगा। कानून के तहत कुछ इंसान है, इसमें गलतियां भी हो जाती है, प्रत्येक इंसान में कुछ गलती भी है और अच्छा भी है। पर आज की डेट में जो उसके पिताजी के साथ किया वो गलत किया, उसके भाई के साथ जो किया वो गलत किया। और उस सोमवार मंगलवार को चलो बाहर आ जाएगा, उसके बाद अच्छी जिंदगी उसकी चले, उसका परिवार सुख रहे, उसके गांव में जय जयकार हो। और जितना भी आप पंचायत फैसला लेगी, हम नवीन जय हिंद ग्रुप युवा बोलेगा मंच ग्रुप, उसी के तहत इस महापंचायत की कमेटी के तहत जो भी फैसला लिया जाएगा हम उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और जैसे बुजुर्ग यहाँ से आदेश देंगे हम उसकी पालना करते हुए कानून के दायरे में रह करके इस चीज को भी विजय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।